हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आपने अब तक जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपने 14 प्रैक्टिस सेट आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज आपका 15 चलेगा, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप देखेंगे। ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे और आप कितनी जल्दी इन्हें हल करते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। ये बहुत 15 क्वेश्चन हैं इसमें और 15 क्वेश्चनों की एक छड़ी है, इनको आप हल करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपने ये अभी किए भी नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, और आपकी नज़रों में भी नहीं आए होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है इसमें और हर तरह का क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या है? तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 61 है। तो हम इसको या तो हम लॉन्ग कट करें, लेकिन लॉन्ग कट इसको न करके हम शॉर्ट आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। अगर 5 लगातार विषम संख्या हैं, इनका औसत कितना है बेटा? 61 है। अब जब 5 लगातार विषम संख्या हैं, इनका औसत उसने 61 बोला है, तो जैसे औसत क्या होता है? औसत होता है जस्ट बीच की संख्या, जस्ट बीच की संख्या, यानी कि 61 है। इसका मतलब है एक यहाँ पर संख्या आएगी, एक यहाँ संख्या आएगी, ठीक है, और एक यहाँ आएगी और एक संख्या आपकी इधर आएगी, ठीक है, इधर आएगी। तो इस तरह से ये 5 संख्या हैं, तो इनका जस्ट बीच में औसत क्या होता है? मध्यमान होता है, जो मध्य में आता है, 61 है। तो इसके बाद जो संख्या आएगी, इसके बाद जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 63 आएगी, ठीक है। इसके बाद कितनी आएगी? इसके बाद आएगी वो आपकी 65 आएगी, ठीक है। इससे पहले कितनी आई होगी? इससे पहले आपकी 59 आई होगी और इससे पहले कितनी आई होगी? आपकी 57 आई होगी। कितनी आई होगी? 57। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं आपकी निकल करके आ गई, पांचों संख्याएं। अब उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी ये संख्या है और सबसे छोटी संख्या है आपकी 57, ठीक है। इनका अंतर क्या होगा? तो 65 में से आप 57 घटाओगे तो अंतर कितना आएगा निकल करके बेटा? 8। अंतर कितना आएगा आपका? ये अंतर निकल करके आ गया 8। तो यही 8 क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। यही 8 क्या है? आंसर है। इसका ये शॉर्ट है करने के लिए, ठीक है। और लॉन्ग कट आपका क्या होगा? आप संख्याएं मानेंगे x, अगली संख्या हो जाएगी x + 2, x + 4, x + 6, क्या होगी? 1 2 3 4 और प्लस x + 8। अब इसका औसत कितनी संख्याएं थी? 5 थी, तो 5 का इसमें भाग लगाएंगे। औसत था कितना बेटा? था कितना? 61। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x का वैल्यू निकाल करके इसमें मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड है। ये क्या है? आपका सेकंड मेथड है, ठीक है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। 5 संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5, और 5 का लगाएंगे भाग, औसत लगाएंगे बराबर कितना? 61। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बट हमारा ये जो स्टैंडर्ड मेथड है वो हमारा ये है, इससे आपको हल करना है, ठीक है। चलते हैं। 280 नारंगियों को 50 लड़कियों और लड़कों में बांटा गया, यानी लड़के, बॉय और जो गर्ल्स हैं उनका टोटल जो है वो आपका है 50 है, और प्रत्येक लड़के को 5 और लड़की को कितने? 7 नारंगी मिलते हैं। तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी? हम ये मान के चलते हैं कि लड़कों की संख्या है वो x है। बॉय बेटा कितने हैं? बॉय हैं वो हैं आपके x, तो गर्ल्स आपकी हो जाएंगी 50 - x। कितनी हो जाएंगी? 50 - x। अब उसने कहा प्रत्येक लड़के को 5, यानी कि बॉय यानी कि x, बॉय को कितने मिलते हैं? संतरे 5, और गर्ल्स को कितने मिलते हैं? 7, और गर्ल्स हैं कितनी? 50 - x गर्ल्स हैं, और टोटल संतरे हैं कितने? 280 संतरे हैं, ठीक है, नारंगी हैं। तो 5x + 7 पंजे 35, यानी कि 350 आ गया, माइनस के 7x बराबर 280। कितना आ गया? 280। अब देखो 5x और 7x, तो यहाँ क्या बचा? माइनस के 2x, और इधर कितना है? 280,
और ये 350 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 350। 350 में से 80 घटाएंगे तो माइनस के 2x। 350 में से आप 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 70 बचेगा। वो भी किसका बचेगा? माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया आपका 35। यानी x बराबर कितना आ गया? 35। यानी कि x आपने क्या माना था? बॉय की संख्या मांगनी थी। तो बॉयज के बराबर कितने निकले हैं? बॉयज बराबर कितने आ गए? 35। तो बेटा गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? गर्ल्स आ जाएंगी 15। ठीक है। और 35 और 15 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बॉय और गर्ल्स वाला। ठीक है। नारंगियों को आपने बांट लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन है 1200 सेब लड़कों के एक समूह में 1200 सेब लड़कों के एक समूह में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। हम ये मान के चलते हैं बेटा कि अगर लड़के हैं, लड़के कितने हैं? लड़के हैं x, और एक लड़के को जो लड़कों की संख्या है उसके 3 गुने सेब मिलते हैं। तो सेबों की संख्या कितनी है? 3x है। तो अब ये टोटल सेब बट कितने रहे बेटा? 1200 सेब बट रहे हैं। तो हमने यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 3x² बराबर 1200। ठीक है। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 1200, यानी कितना आ गया? 400। यानी कि x² बराबर कितना आ गया बेटा? 400 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 20। x बराबर कितना आ जाएगा? 20। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे x आपने लड़के ही तो माने थे, बॉय कितने माने थे आपने? x माने थे। और ऑरेंज आपने कितने माने थे? ऑरेंज कितने दिए जा रहे थे एक बच्चे को? 3x दिए जा रहे थे। ठीक है। तो बॉय की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई, जो कि ये आपका आंसर है। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। 6 प्रकार के फूलों में से 3 प्रकार के फूलों के सजाने के कितने तरीके हैं? इनको सजाया गया है। तो आपका ये क्रमचय संचय का है क्वेश्चन। ठीक है। जो आपने 12th में पढ़ा होगा। यानी इसको हम कर सकते हैं 6C3, यानी 6 को आप 6 5 × 4, ठीक है, × 3 2 × 1, और इसको 3 को हमें खोलना है 3 2 × 1। 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएंगे तो आपका बचा क्या? 6 × 5 × 4, 6 पंजे 30, 30 चौके 120। कितना आंसर आ जाएगा? 120। ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा? सजाने के तरीके, या लिख सकते हैं सजाने के तरीके। ठीक है। 8 भाग, देखो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का भी है और वर्गमूल चैप्टर का भी है। 8 भाग √ 625 गुणा 50 भाग 256। कितना है बेटा? 256 बराबर चमचा। ठीक है। अब ये देखना इस चमचे में क्या आएगा। ठीक है। बराबर क्या है? चमचा। तो अब इसको देखना है तो ये आएगा आपका 8 भाग 625 कितने का होता है बेटा? 25 का होता है, गुणा 50। ठीक है। 50 भाग 256 कितने का होता है? 16 का होता है। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/25 गुणा 50, क्योंकि सबसे पहले भाग को ख़त्म करेंगे। और ये इसको भी आप लिख सकते हैं गुणा 1/16। तो हम इसको 25 से इसको कट कर सकते हैं। 25 दूनी 50, 8 दूनी बेटा कितना आ गया? 16 गुणा 1/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 ही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है। 1 क्या है? आंसर है आपका। चलें स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। नेक्स्ट, कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट दे रहा है
फिर भी वह 17% का लाभ प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त कर रहा है? 17% का लाभ प्राप्त कर रहा है। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 480 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए, आप लोगों को मैंने कराया है ये क्वेश्चन कि इस फॉर्मूले का बहुत ही बड़ा महत्व है डिस्काउंट में। MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है, टेक्निक है हल करने का इन प्रश्नों को जिसमें डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, क्रय मूल्य हो और MRP हो। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसने MRP पूछा है, MP पूछा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है बेटा? 10% का, तो 100 माइनस 10 90 आ गया, बराबर कॉस्ट प्राइस उसने दे रखी है, कितनी है? 480 रुपये है, और यहाँ प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? 17 का, तो 117 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर MP बराबर निकालेंगे तो 480 गुणा 117 बटे 90। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 को कट कर दो, 3 से इसको काट दो, 3 त्रिके 9 और 3 से इसको काट दो, 3 एक 3, 3 छिंगे 18। ठीक है, 3 से इसको कट कर दो। ठीक है, 3 त्रिके 9 और 3 ने 27, बचा आपका बेटा 16 गुणा 39। 16 का गुणा 39 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 624। कितना आ जाएगा? 624। इसका आंसर है 624 रुपये। ये आपको बहुत सिस्टम से इसको समझाया है। ठीक है, पहली लाइन, दूसरी, पहला तो फॉर्मूला ही है आपका, ये टेक्निक ही है, पहली और दूसरी में ही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 2 गुना है, छोटे विकर्ण की लंबाई क्या है? देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा क्या है? समचतुर्भुज है। इसमें एक विकर्ण ये है आपका और एक विकर्ण ये है। ABCD नाम डाल दें इसके। इसमें उसने बोला है कि एक विकर्ण है, अगर ये विकर्ण है, इस विकर्ण की माप है D1 बराबर x है, तो D2 बराबर आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, यानी कि एक विकर्ण की माप दूसरे विकर्ण की माप की क्या है? 2 गुनी है। और समचतुर्भुज का बेटा एरिया क्या होता है? समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 D1 गुणा D2। 1/2 D1 गुणा D2। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज का यानी कि 1/2 D1 की जगह बेटा क्या है? x, और D2 की जगह क्या माना है? 2x, बराबर कितना है? 144, 144। ठीक है, 2 से 2 को हम कट कर देंगे तो क्या बचेगा? x² बराबर कितना आ गया? 144। तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 12। x बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो एक विकर्ण हमने क्या माना था? D1 बराबर कितना माना था? x बराबर कितना आ गया? 12। और D2 हमने कितना माना था? 2x। तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुणा 12 यानी कि 24। तो एक विकर्ण की माप आ गई 12 और एक विकर्ण की माप आ गई 24। आपसे पूछा क्या है? छोटे विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ टॉपिक? बोलो, क्लियर हुआ ना? अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक 2 अंकों वाली संख्या और उसके उल्टे संख्या का योग 99 है, तो बताओ क्या पूछा है उसने? कितनी संख्याएं? 2 अंक वाली कितनी संख्याएं? जैसे पता उसने क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है कि जैसे 1 है, 18 हमने लिखा, तो इसका 8, 1 और 8, इसका 1, इसका 1 और 8 कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। ऐसे ही उसने पूछा है, इस तरह से पूछा है। तो आप एक चीज़ एक लेकर के चलें, अगर क्वेश्चन को आप इस तरह से करके हल करके चलेंगे, तो आप अगर ऐसे हल करते हैं, देखें कि जैसे संख्या है,
संख्या हमारी 10x + y है और अंकों को बदल दें तो हमारी कितनी हो जाएगी 10y + x। एक संख्या ये हो गई, अंकों को बदलने पर संख्या ये हो गई। इन दोनों का योग बेटा कितना है 99। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा और 11y हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 99। तो 11 यहाँ पर कॉमन ले लो तो क्या बचा x + y बराबर 99। तो 11 से इसको आप कट करेंगे तो 11 99, तो x + y बराबर बेटा कितना आ जाएगा 9। तो आपके माइंड में ये आ गया होगा कि इसमें देखो ये गया हमारा आंसर, ये गया हमारा आंसर 9। ठीक है, कितना है 9, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये गलत इसलिए है क्योंकि x + y बराबर 9 है। अगर 90 को ले लें, किसको ले लें 90 को, तो 90 को अगर हम अंक बदल के लिखें अगर, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 9, कितना हो जाएगा 0 और 9। तो ये संख्या जो 0 और 9 और 90 हो रही है, 0, 9 और 90, ठीक है, इसका भी तो योग अगर हम चलो मान के चलते हैं 9 + 0 करेंगे तो क्या ये 9 नहीं हो रहा है। देखो हमारा नियम फॉलो कर रहा है ना, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट अगर हम इसको अंकों को बदलेंगे तो ये 0 और 9 हो जाएगा, 0 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ तो एक अंकों की संख्या बन गई, क्योंकि 0 का आगे तो कोई महत्व होता ही नहीं है, पीछे तो होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ तो एक अंक की संख्या बन गई, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 8 होगा। कितना होगा बेटा 8 होगा, 8 होगा आपका। ठीक है, कितना होगा 8 होगा। देखो करके भी देख लें, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा करके भी देख सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 8 क्वेश्चन है। देखो जैसे हमने लिखा 18, ठीक है, तो ये हमारा 1 धन 8, ये हमारा कितना हो रहा है 9। ठीक है, हमने 18 के बाद आपका कितना आएगा बेटा, 18 के बाद कितना आएगा 27 आएगा। कितना आएगा 27 आएगा। तो 2 और 7 ये भी आपका 9 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 और 7 9। 27 के बाद आपका कितना आएगा, 27 के बाद कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 36 आएगा। 3 और 6 ये भी आपके 9 हो जाएंगे। फिर कितना आएगा 45 आएगा। ये भी आपका 4 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। अब इनका जस्ट अपोजिट ले लें, जस्ट अपोजिट आप लेंगे तो 81 हो जाएगा, ये आपका 72 हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा और ये आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये संख्याएं कितनी बन गई 4 ये हो गई और इन्हीं से बनी है ये 4 ये हो गई और 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई बेटा 8 हो गई। कितनी हो गई 8 हो गई। तो आप इसको ऐसे भी शूट आउट कर सकते हैं, आपके समझ में वैसे भी आया होगा और अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो भी ये हमारी समझ में आया होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा हो गया, ओके 9 ही है, देखते हैं। अजीत प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं को लिखता है, वो कितनी बार शून्य लिखता है, वह कितनी बार शून्य लिखता है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं को लिखता है, वो कितनी बार शून्य लिखता है। तो देखो इसको आप हल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप 10 को लेंगे। किसको लेंगे बेटा 10 को लेंगे। आप 20 को लेंगे तब शून्य लिखेगा। आप 30 लेंगे, आप 40 लेंगे, आप 50 लेंगे, आप 60 लेंगे। ठीक है, आप 70 लेंगे, आप 80 लेंगे, आप 90 लेंगे और आप 100 लेंगे। क्यों लेंगे 100? क्योंकि उसने 100 तक पूछा है। 100 तक पूर्ण संख्याओं का औसत 100 तक पूर्ण संख्याओं को लिखने में कितनी बार शून्य का प्रयोग करना होगा। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आंसर ये आ गया, आपका आंसर ये आ गया। सही है, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना सब लोगों के? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके समझ में नहीं आया हो? क्यों, सबके समझ में आया ना सबके समझ में? ये आंसर बिल्कुल गलत है,
ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है उसको देखो। मैंने बोला ना आपको कि अब आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आपने कभी किया नहीं होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे समझने की दृष्टि से। आप करेंगे कि हाँ ये सही है, बहुत आसान है, लेकिन ये है नहीं है। क्यों नहीं है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो पहली बात तो ये पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं। देखो जीरो से स्टार्ट होंगी, तो ये आपकी स्टार्ट होगी सॉरी तुम कहाँ पहुँच गए? जीरो से स्टार्ट होगी। जीरो आएगा आपका, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा। ठीक है, 90 के बाद 99 आएगा। कितना आएगा? 99 आएगा। बट 100 नहीं आएगा, बट 100 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट किया था तो 100 तक 100 संख्याएं हुई थी, और अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5। अब हमने जीरो से स्टार्ट किया है तो 100 हमारी कहाँ तक होंगी? 99 तक हो जाएंगी। कहाँ तक हो जाएंगी? 99 तक, क्योंकि यहाँ से हमने 1 को कम कर दिया है, यहाँ से हमने जीरो से स्टार्ट किया है। तो 100 पूर्ण संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, हो गई। तो जब ये 100 पूर्ण संख्याएं हो गई तो अब इसमें हम गिनते हैं कितनी जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा कितनी जीरो हैं? 10। ये 10 ही तो आपका आंसर है, ये 10 ही तो आपका आंसर है। ये आपका आंसर है, न कि 11 आंसर है। मैंने दोनों समझाए हैं आपको, बहुत अच्छे से समझाए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्लास में पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कमेंट में डाल दें, तो मैं एक बार इसको और समझा दूंगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देख लो अच्छे से। तीन लगातार धनात्मक सम संख्याएं ऐसी हैं कि पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से 2 अधिक है। तीसरी संख्या क्या है? 3 लगातार धनात्मक सम संख्याएं। देखो बेटा, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम आपकी x है, दूसरी x + 2 है, और अगली x + 4 है। ठीक है, इसमें उसने बोला 3 लगातार धनात्मक सम संख्याएं ऐसी हैं कि पहले का 3 गुना। पहले का कितना? 3 गुना। तो पहली ये हमारी, पहली ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। तो पहली का 3 गुना, तो पहली को हमने 3 गुना कर दिया, 3x कर दिया। पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुने के। तीसरे के कितने के बेटा? तीसरी क्या है? x + 4। तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, तो हमने 2 अधिक कर दिया। तो यहाँ पर देखो 3x = 2x + 8 + 2। तो यहाँ पर 2x इधर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा बेटा? x बचेगा। इधर 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो तीसरी संख्या क्या है उसने पूछी है, तो तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, तो उसने तीसरी संख्या पूछी, तीसरी संख्या क्या है? और तीसरी संख्या बेटा हमारी क्या है? तीसरी संख्या क्या है? थर्ड संख्या हमारी क्या है? थर्ड संख्या है हमारी x + 4। तो x ये 10 + 4 = 14। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 14 आ गया। ठीक है, तो 14 आ गई। 14 से पहले अगर हम इसकी आंसर की जांच करना चाहें तो आंसर की जांच कैसे करेंगे उसको भी देख लो। आंसर की जांच, अब देखो तीसरी 14 आ गई, तो पहली कितनी होगी? 10। पहली कितनी होगी? 10। पहली होगी आपकी 10। ठीक है, दूसरी कितनी होगी? 12 होगी। अगली कितनी है? 14 है। ठीक है, तो 10 का कितना? 3 गुना। 10 का 3 गुना हमने कर दिया तो कितना हो गया? 30 हो गया। और 14 का कितना कर दें? 2 गुना। 14 का 2 गुना कर दिया, और इसमें कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें। तो देखो ये संख्याएं बराबर हो गई। बराबर ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 हो गया कि नहीं हो गया?
तो पहले यानी कि इसका कर दिया 3 गुना और इसका कर दिया 2 गुना, करके कितने जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए बस। और ये मान आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो हमने उत्तर की भी जांच कर ली है। ठीक है, हमारा आंसर एकदम 100% सही है। ठीक है, 4 संख्याएं 2, 3, 5, 7 के अनुपात में है और उनका HCF 6 है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या है? तो देखो, मैंने आपको बताया है कि जब संख्याओं का अनुपात दिया हो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात कितना दिया है बेटा? 7 दिया है। और HCF कितना है आपका? HCF है आपका 6। तो आपको संख्याएं जब आप निकालेंगे, HCF दिया है, अनुपात है, और अगर संख्याएं उसने पूछी हैं तो आप 6 का ही इसमें गुणा कर दो, इसमें भी 6 का गुणा कर दो, इसमें भी 6 का गुणा कर दो और इसमें भी 6 का गुणा कर दो। 6 दूनी कितना आ जाएगा बेटा? 12, 6 ती कितना आ जाएगा? 18, 6 पंजे कितना आ जाएगा? 30 और 6 सत्ती कितना आ जाएगा? 42। अब संख्याएं हमारी निकल के आ गई फटाफट। अब क्या देख रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। वेरी गुड। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कितनी है? 42, 42 का वर्ग, और सबसे छोटी 12 का वर्ग। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग। तो 42 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग बेटा कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4, और 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16, 16 की 6। ठीक है, हासिल कितनी लागी? 1, 4 चौके 16, 16, 16 और 1 17, 1764। 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। अब इसको आप ऐड कर दो क्योंकि उसने ऐड करना बोला है। 4 4 कितने आ गए बेटा? 8, 6 4 कितना आ गया? 10 आ गया, 7 और ये कितना आ गया? 8, 8 और ये कितना हो गया? 9 और ये 1 आ गया, यानी कितना आ गया? 1908। कितना आया? 1908। क्या है 1908? यस, ये है आपका आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया सबके? एक बार देख लो, समझ में तो आ रहे हैं सभी लोगों के क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको तो दिक्कत हो ही नहीं सकती है। और यदि हम पढ़ा रहे हैं और आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कोई समझा नहीं सकता इतनी अच्छे से। ठीक है, ये पक्की बात है। अगला, 2 संख्या P और Q का HCF LCM क्रम से A और B है। देखो, P और Q संख्याएं, HCF और LCM कितना है? A और B। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है कि या फिर देख लें, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, यानी कि A गुणा B बराबर क्या हो जाएगा? H गुणा L। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि 2 संख्याएं P और Q हैं। ठीक है, इनका HCF और LCM क्रमशः कितना है? A और B है। तो संख्याएं हमारी क्या है? P और Q है। इनका LCM और HCF कितना है? A और B है। ठीक है, तो बताओ A प्लस B, एक तो ये हमारा इक्वेशन हो गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो उसने कहा है तो बताओ A प्लस B और P प्लस Q, A प्लस B और P प्लस Q। ये भी उसने बोला A प्लस B बराबर क्या है? P प्लस Q। उसने ये भी बोला है, तो बताओ। तो उसने पूछा है कि AQ और BQ, इसका वैल्यू क्या होगा? AQ प्लस BQ बराबर चमचा। अब इसमें हमें देखना है इसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखो, इसको हम Q कर दें, दोनों तरफ घन लेने पर, घन करने पर। ठीक है, तो इधर हम करेंगे A प्लस B का होल क्यू बराबर P प्लस Q का होल क्यू। तो ये आपका आ जाएगा AQ प्लस BQ प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B, ब्रैकेट में A प्लस B बराबर, बराबर आपका आ जाएगा, इधर किधर कर लूँ,
बराबर पी पी क्यू प्लस क्यू प्लस 3 पी क्यू और P प्लस क्यू। अब आप देखेंगे यहाँ से आप पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर इसको आप लिखेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह आप लिख सकते हैं पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर दिया है ए बी बराबर क्या है पी क्यू, ए बी बराबर क्या है पी क्यू। और यहाँ पर ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, क्योंकि दिया है ए प्लस बी बराबर क्या है पी प्लस क्यू, बराबर पी क्यू क्यू पे घात 3 प्लस 3 पी क्यू और पी प्लस क्यू। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पी क्यू प्लस क्यू क्यू। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, पी पे घात 3 प्लस क्यू पे घात 3। इसको आप कर लें, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया तरह से इसमें फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है। चलते हैं, यह दी गई संख्या 7, 5, 8, चलो देखते हैं इसको क्या है। 7, 5, 8 P 0 9 Q 5, ये 3 से डिवाइडेड है, इसमें 3 से भाग जाएगा। अगर 3 से भाग जा रहा है तो उसने बोला है कि P प्लस क्यू का न्यूनतम, P प्लस क्यू का वैल्यू तो हो लेकिन कैसा हो, न्यूनतम हो, कम से कम हो। तो हम इसको हल करें तो बेटा अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है, कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है, वो तभी विभाजित हो सकती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। तो अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो अंकों का योग देखते हैं 3 से विभाजित कैसे होगा। 7 और 5 कितने हो गए बेटा, 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 और 0 20, 20 और 9 29, 29 और 5 कितना आ गया बेटा, 34, 29 और 5 आ गया 34 प्लस P प्लस Q, ये आपका ये अलग बचा है, बट्टे भाग कितने का जाएगा, 3 का। 3 से कभी 3 से अब 34 के बाद ये संख्या कब कटेगी 3 से, जब P प्लस क्यू का वैल्यू कम से कम कितना हो, 2 हो, क्योंकि 34 और यहाँ पर P प्लस क्यू की जगह हम कितना लिख दें, P प्लस क्यू बराबर कितना लिख दें, 2 लिख दें, P प्लस क्यू बराबर कितना लिख दें, 2 लिख दें। तो अगर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया बट्टे 3, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 3 से डिवाइड हो रहा है 12 बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो P प्लस क्यू का न्यूनतम वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे तो आप 34 हैं, 34 की जगह पर अगर यदि आप यहाँ पर 5 रख दें, P प्लस क्यू की जगह यदि आप यहाँ पर कितना रख देंगे बेटा, 5 रख दें। अगर 5 रख देंगे 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 में भी 3 का भाग जा रहा है, 3 एक 3, 3 तरह के 9 जा रहा है, लेकिन 5 आपने रखा, लेकिन 5 ये न्यूनतम कहाँ है, ये तो अधिकतम हो गया। अधिकतम तो आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, बड़ा हो गया। अरे 5 से पहले तो आप और भी तो अंक हैं, 5 से पहले आप 2 लिख सकते हैं ना, कितने लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 5 से पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूनतम वैल्यू उसने पूछा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, P प्लस क्यू का मान कितना होगा, 2 होगा। देखो ऑप्शन में 5 भी दिए हैं, बाई चांस लड़का जल्दी में कर बैठा तो वो 5 लगा लेगा और ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा 5, जबकि आंसर इसका कितना है, 2। क्यों है 2, क्योंकि न्यूनतम उसने पूछा है मान, ठीक है। चलें, चलो ये तो क्वेश्चन हो ही गया हल, ठीक है, धीरे हो गए।
जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के 6 अंकों की संख्या होती है। गुणनफल कितनी होती है? 6 अंकों की संख्या होती है, जिसमें केवल 6 होते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए। 11 से गुणा किया गया है। कितने से गुणा किया गया है? 11 से। अब 11 से आप इसमें गुणा करो, नहीं होगा। इसमें करो, 6 अंक 6 नहीं आएंगे। इसमें करो, नहीं आएंगे, लेकिन इसमें आ जाएंगे 6। कैसे कि 11 6 66। अब देखो कैसे हल कैसे करेंगे। हम ये मान लेते हैं वो संख्या कितनी है? x है। x में हमने 11 से गुणा कर दिया। चलो इधर करते हैं। संख्या कितनी है? x है, x, और x में हमने 11 से गुणा कर दिया, और 11 से गुणा किया तो सारे अंक कितने आ रहे हैं? 6 6 आ रहे हैं। ये देखो कितने आ रहे हैं? 6 6 आ रहे हैं। और 6 6 कितनी बार आ रहे हैं? 6 बार। उसने कहा केवल 6 होते हैं, जिसमें केवल 6 होते हैं और 6 अंकों की संख्या है। केवल कितने होते हैं? 6 होते हैं और 6 अंकों की संख्या है। संख्या कितने अंकों की है? 6 अंकों की है। तो इसमें 6 अंकों की संख्या देखो, हमने 6 अंकों की संख्या, हमने कोई संख्या x मान ली, x में हमने 11 से गुणा कर दिया, हमारे सारे अंक कितने आ गए? 66 66 66 आ गए। ठीक है। अब देखो x बराबर, हम इसमें भाग लगाएंगे, इसमें देखो 11 का, तो कितना आ जाएगा? 11 6 66, 0 भाग 2 0, 11 6 66, 0, 11 6 66। तो x बराबर बेटा कितना आ गया? x बराबर कितना आ जाएगा मान? 60 60 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 60 6, यानी 60,606। ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है और आंसर इसका बिल्कुल छोटा है। आपको बस मेथड समझना है। ठीक है। एक कुत्ता और खरगोश, कुत्ता और खरगोश की आपने रेस देखी है? एक बार मैंने रेस देखी थी कुत्ता और खरगोश की। ऐसी रेस थी उनकी कि उन दोनों के बीच में केवल इतना फासला था, इतना फासला बस। न तो खरगोश के अंदर इतनी ताकत थी कि वो ज़्यादा कर ले, और न कुत्ते की, यानी इतने फासला पे दोनों दौड़ रहे थे, और दोनों इतने थक चुके थे कि वो एक कदम आगे ये नहीं बढ़ सकता था और एक कदम आगे ये नहीं भग के इसको पकड़ सकता था। बट उसमें खरगोश बच गया था, वो मरा नहीं था। ठीक है, ये अच्छा था। चलो, अब तो खरगोश ही बहुत कम दिखाई देते हैं। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताएं। गति किसकी पूछी है उसने? डॉग की स्पीड पूछी है और रैबिट की स्पीड पूछी है। ठीक है, तो कुत्ता खरगोश की 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है। खरगोश की कुत्ते की कितनी है? 5 छलांग। और खरगोश की कितनी है? खरगोश की है 6 छलांग। ये इनका रेशियो है। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि कुत्ते की 4 छलांग। कुत्ते की कितनी? 4 छलांग। और खरगोश की कितनी? खरगोश की कितनी? कुत्ते की 4 छलांग, खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। खरगोश की कितनी छलांग के बराबर है? 5 छलांग के बराबर। तो अगर हम यहाँ से देखें डॉग बराबर आपका आ जाएगा 5/4 रैबिट, यानी कि कुत्ता की एक छलांग खरगोश की 5/4 छलांग के बराबर है। तो हम यहाँ पर डॉग की जगह पर जो ये आपका दिया है, जो ये रेशियो दिया है, इसमें 5, इसको हटा दें, इसमें 5 इंटू डी की जगह कितना लिख सकते हैं? 5/4 आर, और यहाँ पर आर गुणा 6 है, तो आर से आर ये कैंसिल हो जाएगी बेटा, और 5 पंजे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25/4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 6। तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 6 कितना आ जाएगा? 24, और इधर कितना आ जाएगा? 25। तो इनकी जो चालों का अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 25/24। 25/24 इनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। किसकी? कुत्ते की और
खरगोश की। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए हमें जाने की, क्योंकि टाइम फुल हो गया है और आपकी वीडियो जो शूट हो रही है अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। ठीक है, इसलिए टाइम भी काफ़ी हो गया है और आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इनको अच्छे से करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको इस टाइम पर वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए क्लास दे रहे हैं और आप इन क्वेश्चनों को करें नहीं और यही क्लास आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए और आपने किया नहीं तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।